स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और 10 कदम दा ट्रेड, ये कार्यक्रम आप मेरे और श्रेया के साथ देखेंगे। वी आर ए डे हाई 26,133 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ और 59,335 पे। जहाँ तक इंडेक्स की बातचीत है, इंडेक्स की रूपरेखा की बात है, हमने कुछ देर पहले से डिस्कशन किया भी था। निफ्टी आईटी चल चुका है 1.25% ऊपर, निफ्टी मेटल इज डूइंग वेल, बट दो फैक्टर्स पर ध्यान रखिएगा। रिलायंस कैसे बिहेव करता है। सो रिलायंस एट 1573 एंड निफ्टी बैंक 59 एक पैरामीटर पूरा कर रहा है बाजार। रिलायंस 1975 को पार कर रहा है और 59,360 371 ये निफ्टी बैंक। ये अगर चले तो बाकी वो स्पेस जो रह गया है ना टू गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 26168198 वो पॉसिबल हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूरा का पूरा पैनल होगा। मानस जायसवाल जी, राजेश सतपथी जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी ओशो कृष्ण साहब और सोमिल मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। ओशो जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका नाम सुनते ही आध्यात्मिक हो जाता है आदमी। और बाकी अगर आप देखें आज एलकेमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांटम हेड एंड फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल, और साथ ही साथ आज आशीष से बात करेंगे हमारा खास सेगमेंट में ये कहाँ आ गए हमने, उससे बातचीत करेंगे आज एक खास रिपोर्ट पर, और एक इंडिगो की ब्रोकरेज रिपोर्ट है उससे भी बात करेंगे। और धर्मेश शाह वीपी आईसीसी सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। श्रेया। बिल्कुल, तो ये फिलहाल हो गए मार्केट्स पर बात, और हमने समझ लिया कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और शो में क्या क्या होगा। चलिए अब ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। ओशो जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया एंड वीरू जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर्स। बोल रहा है श्रेया, ओशो जी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है, इनका बोलना प्रणाम। सुप्रभात बोलना है, प्रणाम सुप्रभात। नहीं सर, प्रणाम आप सभी लोगों को। आज का दिन ऑल्दो बहुत ही पॉजिटिव है, सो सारे ही पॉजिटिव ट्रेंड से ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। सो उसके पर्सपेक्टिव पे चलिए, आपने भी आज सब कुछ मन हल्का कर दिया है शुरुआत में ही। तो आज के जो ट्रेडिंग कॉल्स है, मेरे दो बाई के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला जो बाई रिकमेंडेशन आ रहा है वो एशियन पेंट पे देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट में कल के दिन या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ट्रैक्शन बना था, आज उसके ऊपर निकलते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन कंटिन्यू हो सकती है। सो एशियन पेंट पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है 2865 के टारगेट्स के लिए। एंड लोअर एंड पे जो स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है वो 2770 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। सेकेंड काउंटर है मेटल स्पेस में हिंडाल्को एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है एंड मुझे लगता है यहाँ पे भी ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। सो हिंडाल्को को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली 882 से 885 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पर ओशो जी, मतलब ये नामकरण आपका हुआ कैसे, और आपके परिवार में मतलब था कोई उनका अनुयायी? यस, मेरे पापा एक्चुअली रजनीश हैं, तो उन्होंने ओशो से ही अपनी दीक्षा ली है, तो इसके वजह से मेरा नाम वहां से आया। इंटरेस्टिंग। मुझे पता है क्यों इस बात पे इंटरेस्ट है। हमारे जो आर्ट की टीचर थे, मतलब अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट, और उनकी बनाई हुई रविंद्रनाथ टैगोर की और एक ऐश्वर्या राय की जो पेंटिंग्स थी वो कलकत्ता के एग्जीबिशन में हाथों हाथ बिक जाती थी। वो भी ओशो के अनुयायी थे, और एक बात तो उन्होंने पूरे वस्त्र धारण वैसे ही कर लिए थे। मिस्टर कुलश्रेष्ठ केवी की टीचर थे, तो मुझे इसलिए सब्जेक्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है। खैर आगे चलते हैं और सोमिल जी से ट्रेड पिक करते हैं। सोमिल जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा नायका पे। नायका में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। एवरेज 10 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। कुछ समय से ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। क्रूशियल सपोर्ट अराउंड 240 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर से एक नई ट्रेंड ऊपर में शुरू हुई है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। स्टॉप लॉस रहेगा 245 एंड द टारगेट वुड बी 265। दूसरा स्टॉक होगा एरेडा। एरेडा में अच्छा मोमेंटम है, एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है इन ऑन द डेली चार्ट्स। रिवर्सल में प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इन द वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 132 पर, और टारगेट रहेगा 145 विच इज द प्रीवियस स्विंग हाई। सो ये मीडियम टर्म में भी मुझे लगता है कि एक रिवर्सल साबित हो सकता है। ओके, नायका और एरेडा ये दो काउंटर्स हो गए सोमिल जी के पिक्स में। ठीक है, अब राजू सातवत जी आप बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के।
शायद देखिए रेलवे स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। हमारी बात भी हुई थी लास्ट वीक, तो हमने यही कहा था कि एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, और आज देखिए वो प्ले बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें से टॉपिक रहेगा आरवीएनएल। आरवीएनएल विच इज ऑलरेडी अप बाय 4.6%। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ 322। मेरे हिसाब से इसका आज एक जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, इसका टारगेट आएगा 340 ले 345 का, 340 345। सो आरवीएनएल दैट विल बी द फर्स्ट पिक। सेकंड जो पिक रहेगा वो रहेगा एचपीबीपी ओएमसी पे आप थोड़ी नजर रखें। तो उसमें से एचपीसीएल का आप चार्ट देखें, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला है फ्लैग फॉर्मेशन का। सो एट लेवल ऑफ 475 468 का स्टॉप लॉस रखे, एचपीसीएल बाय करें। 485 490 इसका टारगेट होगा। ओके, आपकी ये दो ट्रेड्स, और मानस जी के पास चलते हैं। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? देखिए रेलवे स्टॉक पे ही ध्यान है, और आरवीएनएल मैंने लास्ट बीटीएसटी दिया था जिसके ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं। आज आईआरएफसी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरएफसी के पैटर्न देखें तो स्टॉक ने 110 के आसपास बॉटम बनाया, 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 114 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 122 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो एमसीएक्स का है। देखिए एमसीएक्स आई थिंक अब तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 10,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और स्टॉप आपके जो टारगेट रहेंगे वो 10,800 के आसपास के भी हो सकते हैं। जी, आज सुबह हम बात कर रहे थे M6 की, और देखिए ना, जो कहता है ना, आपको स्टैट्स में विजिबल था समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है स्टॉक में। अच्छा मानस, ये आरबीएल आपका सुबह का कॉल था ना आज? नहीं, 7 बजे मैंने दिया था, और एक बीटीएसटी रिकमेंडेशन भी लास्ट फ्राइडे को जो मैंने दी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत अव्वल दर्जे का आप देखिए, आपने वो ट्रेड रिकमेंड किया और अच्छा पैसा बना। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉल भी थी, कन्विक्शन भी था आपका, एंड 334 इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे आपको कि 11 जुलाई 2025 CY25 के सेकेंड हाफ में अभी तक इसने कभी भी 100 डेमा के ऊपर क्लोज नहीं दिया, यानी ये प्राइस एग्जैक्टली हुई है। सो इट्स हेडिंग टूवर्ड्स, ये जा रहा है एक बड़े मेक और ब्रेक लेवल की तरफ। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं, और हमारे साथ अभय अग्रवाल जी जुड़ चुके, आलोक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक इस बार की 150 तक के सफ़र में आलोक जी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, रिवर्सल है, और एक एग्रेसिव प्राइस बिहेवियर है आईटी स्टॉक्स का, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा। यूएस में एक बीच में एआई स्टॉक्स का कोलैप्स था, लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर एक माइक्रोन के नंबर्स के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे है। मूलभूत चीज़ें क्या बदली हैं आईटी के इस सडन, आई थिंक लार्ज कैप आईटी के बिहेवियर में आके पीछे, आपको कारण क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस, आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा किए हैं लास्ट कुछ महीनों में। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी बाउंस बैक किया है। लेकिन जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं उनमें एक चीज़ तो डेफिनेटली हमने देखी है कि उनमें ग्रोथ रेट कुछ खास नज़र नहीं आते, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े हाई क्वालिटी नेम्स हैं, हाई आरओईज होते हैं, नेट कैश होती है, अच्छे डिविडेंड पे करते हैं या बायबैक करते रहते हैं। तो एक नेम्स काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हमने हिस्ट्री में भी देखा दैट जब हाई क्वालिटी नेम्स गिरते हैं तो एक समय के बाद उनमें बाउंस बैक भी आ जाता है, लेकिन उनमें तेजी बरकरार रखने के लिए जो हायर ग्रोथ रेट्स चाहिए वो ग्रोथ रेट कहीं मिसिंग नजर आते हैं। अगर उनमें वो ग्रोथ रेट भी नजर आ जाए तो क्वालिटी के साथ वो ग्रोथ रेट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन राइट नाउ वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। वो लार्ज कैप आईटी में वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही, हालांकि सिलेक्ट मिड कैप नेम्स में जरूर ग्रोथ नजर आ रही है। अब कल को कोई एआई इन्वेस्टमेंट्स के वजह से इनको कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए और उनके ग्रोथ रेट आने लगे, ऐसा कोई रुझान दिखे तो उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, लेकिन तब तक लार्ज कैप आईटी और आईटी सर्विसेज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना मुश्किल है। अभी मतलब बहुत कन्विक्शन नहीं है आपका इस मूव के पीछे आईटी के। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स क्या लग रही हैं आपको? देखिए इसमें कोई राय नहीं कि इस बार सबसे बड़ा मूव देने वाले में पीएसयू बैंक्स थे, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते आलोक जी कि एनबीएफसीज बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव दे रहे हैं। लुक एट B2, लुक एट L&T फाइनेंस, और MEFG ग्रुप की श्रीराम में करीब 20% स्टेक के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का
ये डिप्लॉय करना, ये आपको लग क्या रहा है? क्या ये हमारा पूरा का पूरा NBFC स्पेस जो है वो रीरेट हो रहा है इस डील के चलते, और भी ऐसे कुछ डील्स क्रैक हो सकती हैं कि ऐसे स्पेस में? आपका NBFCs पे टेक इस वक्त? एनबीएफसी पे व्यू पॉजिटिव है। एज इट इज इंडिया में हम देख रहे हैं कि हम फॉलिंग रेट साइकिल पे ही हैं और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहने वाली है नियर टर्म में भी और आगे आने वाले साल में भी, जो आरबीआई की खुद की गाइडेंस है। तो फॉलिंग रेट में एज इट इज लेंडिंग स्पेस में एनबीएफसी को फायदा होता है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट रेशियोज भी काफी लोअर है। तो क्रेडिट कॉस्ट लोअर हो एंड मार्केट रेट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अगर लोअर जा रहे हो तो वो एनबीएफसी के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में जो बेटर क्वालिटी नेम्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ हो चाहे वो व्हीकल फाइनेंस की तरफ हो, और इनको काफी फायदा होता है। तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है इन पे। हाँ यस, गोल्ड रेट्स पॉजिटिव होने की वजह से जो गोल्ड फाइनेंसिंग रिलेटेड कंपनीज हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये तीनों चारों सेगमेंट, कंज्यूमर, व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस, ये तीनों सेगमेंट के एनबीएफसी काफी पॉजिटिव व्यू है इन पे। लेकिन जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स होते हैं उन सेगमेंट में बाकी सब कुछ सही उनमें, उनको सिर्फ डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ लाने की देरी है। वहां जहां वो दिखने लग जाए तो उन पे भी व्यू ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनेंशियल स्पेस को लेकर और आईटी को लेकर आपने अपनी राय रखी। आलोक जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। अब मार्केट पर मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगी। फ्राइडे की क्लोजिंग में देखी ठीक ठाक था और मंडे की शुरुआत भी अच्छी हुई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब सेंटर रैली की शुरुआत हो चुकी है, या फिर इट्स टू अर्ली टू से दैट? ये भी कह सकते हैं कि सेंटर रैली की शुरुआत है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कंपेयर करना कि ये साल के एंड पे जो हम नए साल की तरफ जा रहे हैं, मार्केट्स और पोजीशनिंग कैसी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से अभी के बीच में काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। लास्ट ईयर जब हम एंड कर रहे थे तब हम काफी हायर वैल्यूएशंस पे थे और रिलेटिव टू द इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स भी प्रीमियम काफी ज्यादा था। इस साल बिकॉज परफॉर्मेंस इंडेक्स लेवल पे कुछ खास हुई नहीं है और ब्रॉडर मार्केट्स की भी कुछ खास हुई नहीं है, वैल्यूएशंस भी कम हुए हैं और हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन भी 10 ईयर एवरेजेस के नीचे आ गया है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई। आरबीआई के स्टांस चेंज जो थ्रू आउट द ईयर रहा है, उससे रेट कट्स करके, सीआरआर कट करके, लिक्विडिटी को पॉजिटिव करके, साथ ही गवर्नमेंट का जो पुश रहा है डायरेक्ट टैक्स को कट करके और जीएसटी रेट कट करके, ये काफी प्रो ग्रोथ, काफी ग्रोथ को पुश करने वाले स्टेप्स हैं। इनके रुझान हमें शायद आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले महीनों में दिख जाए, तो वो काफी बेटर पोजीशनिंग है इंडिया की और मार्केट्स की जाते वक्त। प्लस लास्ट ईयर हम काफी एक रैली के साथ आ रहे थे और इस बार एक रिलेटिव करेक्शन के बाद आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक पॉजिटिव एज इट इज चेंज हो चुका था। ये ऐसे टाइम पे है कोइंसिडेंटली कि जिसको सेंटा रैली भी कहते हैं, एट द सेम टाइम रिस्क रिवॉर्ड चेंज होने की वजह से शायद ये सेंटा रैली और कंटिन्यू कर सके आने वाले साल में भी। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुनकर आलोक जी, और हमारे दर्शक गदगद हो गए होंगे। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया, 2025 काफ़ी निराशाजनक रही है इक्विटी के लिहाज से, लेकिन कमोडिटीज़ ने काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। प्रेशियस मेटल्स की बात की जाए, गोल्ड एंड सिल्वर, तो 2026 भी क्या गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इतना ही अच्छा रहेगा जितना 2025 था, और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेटल्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, प्रेशियस मेटल्स पे भी और इंडस्ट्रियल मेटल्स, स्पेशली जो नॉन फेरस मेटल्स हैं। अगर हम प्रेशियस मेटल्स पर भी आए, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड की प्राइमरी वैल्यू और प्राइमरी जो आकर्षण है उसका इसलिए आ रहा है बिकॉज वो एक मॉनेटरी एसेट और एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े कंट्रीज के डेट बढ़ते जा रहे हैं, उनकी यील्ड्स भी अगर हम देखें 10 ईयर यील्ड्स भी सब मल्टी डिकेड हाई पे हैं। फिएट करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सा उठने लगता है। जब जब उस पर क्वेश्चन मार्क उठता है, जब जब उस पर भरोसा थोड़ा भी कम हो, तो गोल्ड की रिलेटिव वैल्यू काफी बढ़ती है। उसके वजह से गोल्ड का अट्रैक्शन हायर रहेगा भी। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी सामने आए। सेंट्रल बैंक्स जो अपने फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो जनरली या तो यूएस ट्रेजरीज में रखते हैं या गोल्ड में रखते हैं। आज करीब 30 सालों के बाद ऐसा हुआ दैट सेंट्रल बैंकर्स की कंबाइंड होल्डिंग गोल्ड की यूएस ट्रेजरी से ज्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब ये कि जो मेजर सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड भी हैं वो भी अपना ज्यादा कॉन्फिडेंस गोल्ड पे दिखा रहे हैं। इसलिए गोल्ड की अट्रैक्शन, गोल्ड की वैल्यू और गोल्ड पे बुलिशनेस हमारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी बनी रहेगी। लेकिन जो दूसरा प्रेशियस मेटल है सिल्वर, उसमें
वो तो एक टैग अलोंग करता ही है गोल्ड के साथ में, क्योंकि वो भी एक प्रेशियस मेटल और एक मॉनेटरी एसेट है। लेकिन सिल्वर की पोजीशनिंग इस वक्त ऐसी है जो पॉसिबली हिस्ट्री में नहीं रही, कि सिल्वर की सबसे खासियत ये है कि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल तो है ही, लेकिन वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से जितने हम ग्लोबली एआई में इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सब करने के लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, हर जगह सिल्वर की रिक्वायरमेंट इस तरह ज़्यादा है कि वो काफ़ी इनइलास्टिक डिमांड है। सिल्वर एज इट इज लास्ट 5 सालों से डेफिसिट में था। डेफिसिट होने का मतलब कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है देन प्रोडक्शन। 5 सालों से डेफिसिट होने के बाद डिमांड फर्दर इंक्रीज कर रही है, जो कि एक इनइलास्टिक डिमांड है। एंड साथ ही साथ मॉनेटरी एसेट होने की वजह से भी उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो सिल्वर पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। नियर टर्म ज्यादा पॉजिटिव सिल्वर पे है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, उन सेगमेंट्स पे भी व्यू काफी पॉजिटिव है। अच्छा आलोक जी, क्योंकि इक्विटी के अंडर परफॉर्मेंस का एक ऑलमोस्ट 1.25 साल गुजर गया। लास्ट अक्टूबर में आप 26,200 का हाई लगाने के बाद 1 साल की अवधि आपने 1.25 साल की अवधि इस रेंज गुजार दी। नो डाउट दैट कि इसके बाद एक अच्छा फेज आएगा, माइट भी 2026। ऐसे में कि वो लोग जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं फॉर एमसीज, ब्रोकिंग स्टॉक्स, डिपॉजिटरीज, इस थ्रेशोल्ड पर जब हम खड़े हुए हैं 26,300 के, इस पोर्शन, इस तबके को, इस सेक्टर को कितना अंश देना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, जिसमें सिवियर प्राइस डैमेज हुआ भी है? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं फाइनेंशियल सेगमेंट में, द फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स का रफली 30% के आसपास होता है। लेकिन विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर लेंडिंग से भी ज्यादा अट्रैक्टिव एक्चुअली कैपिटल मार्केट सेगमेंट है। फुल वैल्यू चेन जो आपने कही, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस टू वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स एंड ब्रोकिंग, ये चारों सेगमेंट में जो इनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी, तो पूरे सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। लास्ट 1.25 साल जैसे आपने कहा, मार्केट्स नेगेटिव होने के बावजूद फ्लोज काफी पॉजिटिव बने रहे। जब मार्केट्स भी थोड़े सपोर्टिव हो जाए, सपोर्टिव फ्लोज और मार्केट रिटर्न्स के साथ इनकी ओवरऑल अर्निंग्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया में तो अभी ये चलन जस्ट चालू हुआ है, जो फाइनेंशियल सेविंग्स में इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ना, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग फेज पे है, बहुत ही अर्ली फेज पे है। तो इवन इमर्जिंग मार्केट्स के लेवल तक जाने में भी में ग्रोथ की आशंका और ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो सेगमेंट पे व्यू पॉजिटिव। विद इन द फाइनेंशियल्स इनफैक्ट हाईएस्ट वेटेज कैपिटल मार्केट्स पे होगा, उसके बाद लेंडिंग फंक्शंस पे। ओके, बहुत शुक्रिया आलोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार स्टॉक लेकर आइए इंडिगो आज खबरों में है, और क्योंकि आज से सेंसेक्स में एंट्री हो गई है इसकी, और थोड़ा देखें आप तो वॉलेटाइल होता हुआ स्टॉक, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है वो शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश है। लेकिन क्या बातें कही गई इस रिपोर्ट में, ये आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग श्रेया। देखिए, आज से जैसे कि आपने बताया कि सेंसेक्स में एंट्री होगी, स्टॉक फिलहाल सुस्त चला है, लेकिन खास बात है कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। पहले टारगेट प्राइस और अपसाइड आपको बता देता हूँ। ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, 6,300 रुपये का टारगेट है, यानी इस भाव से देखें तो ऑलमोस्ट 22% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब इसके पीछे तर्क ये है कि जो ग्लोबल एविएशन ग्रोथ है, इसमें इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे, अब वो काफ़ी हद तक नए ऑर्डर्स के चलते एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो इंडिगो का जो ओवरसीज पैसेंजर मिक्स है, ये FY19 में तकरीबन आप देखें तो 7.3% था। अब YTD FY26 यानी अब तक अगर आप देखें तो 13.5% हो गया है, और 43 डेस्टिनेशंस में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बता रहे कि चैलेंजेस ज़रूर देखने को मिले, काफ़ी समय इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग सा देखने को मिला था, गाइडेंस भी कट की गई है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल थीसिस देखें पूरे
एविएशन की ग्रोथ की और इंडिगो की, तो बिल्कुल इंटैक्ट यहाँ पर नजर आ रही है। नो डाउट इन्होंने भी अपने एस्टिमेट्स में थोड़ी सी कटौती की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी सी कटौती की है। जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं बिल्कुल इंटैक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खास बात ये कह रहे हैं कि जो हाल चाइना का 2007 में था एविएशन की ग्रोथ की, वो बात कर रहे हैं। सिमिलर जो डेटा पॉइंट्स हैं इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है इसमें भी बढ़त आती है। तो ये स्ट्रक्चरल थीसिस इन्होंने चाइना के साथ कोरिलेट करके देखा है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये 9 टाइम्स एबिटा पर चल रहा है, लेकिन FY28 और FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 26 टाइम पर चल रहा है। इसी के चलते कंफर्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय दे रहे 22% की अपसाइड के साथ। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 22% के अपसाइड के आप देखिए टारगेट है यहाँ पे इंडिगो पे। हालांकि देखिए बात यह है कि एक बड़े प्राइस करेक्शन के बाद स्टॉक मेरे ख्याल से 11 दिसंबर का लो लगा था 4600 का। एक सब्सटेंशियल रिकवरी है, शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर है, लेकिन वो CCI प्रोब का जो हैंगओवर है ना इसके ऊपर वो बना रहेगा। सो एज ए ट्रेडर बहुत कुछ दाव लगाना यहाँ पे मुश्किल है, बट यस दैट्स अ फंडामेंटल रिपोर्ट और मीडियम और लॉन्गर टर्म टारगेट्स है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, चलते हैं धर्मेश शाह के पास। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त ICICI सिक्योरिटीज़ से, VP ICICI सिक्योरिटीज़ के। धर्मेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं और इस वक्त सेक्टर्स टू चेज ऑन लॉन्ग साइड? धर्मेश, क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़ करना चाहिए? So good morning, Virendra ji, and thank you first of all for inviting me on your show. Yes, definitely I think so the market जहाँ पे अभी चल रहा है, जैसे हमने देखा कि मार्केट काफी बार मतलब 3 बार 26,300 के आसपास से पलटा है और नीचे में 25,700 के आसपास सपोर्ट दे रहा है। तो हमें लग रहा है ये जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं ये होल्ड करना चाहिए और इवेंचुअली वी बिलीव आई थिंक सो द वे द टेक्निकल सेटअप सीम्स टू बी फॉर्मिंग। जैसे कि आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए, जैसे US मार्केट हो गया, इवन जापान मार्केट या इमर्जिंग मार्केट्स, and across that की कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ आई थिंक सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे हमने एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखी, 62% ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन अबव 50 डे मूविंग एवरेज एंड दैट सीम्स टू बी एनकरेजिंग कहीं ना कहीं कि ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट का जो नीचे से पलटा है 25,700 से, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें न्यू हाई देखेंगे और हम 26,700 से 26,800 का टारगेट के साथ देख सकते हैं। तो इवेंचुअली आई थिंक सो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और एक डेटा है कि जहाँ पे लास्ट 10 दिन का दिसंबर का हमने एक डेटा निकाला है जहाँ पे कह रहा है, जो डेटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि last 10 days since 1995, 90% of the time market has been positive with an average return of 2%. तो कहीं ना कहीं looking at the historical data, technical setups, Nifty 50 constituents के जो हिसाब से सेटअप हो रहे टेक्निकली, आई थिंक सो इट लुक्स लाइक आई थिंक सो कि मार्केट कहीं ना कहीं 26,700 से 800 के आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो बाय द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 25,700। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर अपनानी है। गुड मॉर्निंग धर्मेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में जानना चाहूँगी आपसे, कौन कौन से स्टॉक्स पर आप बुलिश हैं? Yeah, so good morning, Shreya. I think so. Definitely, I think so. As a sector, जहाँ पे पॉजिटिव है वो है कि बैंकिंग। आई थिंक सो तो बात बैंकिंग पे हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी बढ़त दिखनी चाहिए, जहाँ पे हमें 61,000 फॉर द बैंक निफ्टी टारगेट है, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स टू बी आवर टॉप पिक। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IT सेक्टर है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन के बाद सेक्टर निकला है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली एज वेल एज ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं TCS लग रहा है यहाँ से कि TCS में हमें 3540 से 3600 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। तो TCS, SBI, कंजम्पशन साइड इज वन जहाँ पे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देख सकते हैं, और जहाँ पे टाइटन एक है जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बना रहे लाइफ टाइम हाई के आसपास 3800 और 3,900 के बीच में। तो हमें यहाँ पे भी लग रहा है कि 4,100 से 4,200 का टारगेट टाइटन भी देख सकते। तो स्टेट बैंक हो गया, जैसे कि TCS और टाइटन, नॉट लास्ट बट द लीस्ट इज द रिलायंस। आई थिंक सो द वन रिलायंस शुड बी द लीडर ऑफ दिस मेजर बुल मार्केट। एंड यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन 1550 के आसपास बना के आज 1575 के आसपास है। तो रिलायंस में हमें लग रहा है कि 1675 to 1700 इज लाइकली टारगेट फॉर रिलायंस। सो ओवरऑल आई थिंक सो लुकिंग एट द ओवरऑल सेटअप, आई थिंक सो looks like कि कहीं ना कहीं large cap should outperform the mid caps in the days to come. So we remain to be constructive, positive for large caps. जी, लार्ज कैप्स के लिए अगर आपकी टिप्पणी। अच्छा धर्मेश, एक दो स्पेस जहाँ पे एग्रेशन लौट रहा है, रिवर्सल है, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन है, दैट्स ऑटो। आई मीन ऑल क्लासेस। आई मीन अगर आप कैप ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखें,
आप कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तो खैर अशोक लेलैंड ने झंडे गाड़ रखे हैं, बाकी हीरो मोटोकॉर्प और एक और चीज़ केमिकल एक अच्छा रिवर्सल है विद आई थिंक लीडरशिप इन आई थिंक SRF हैंड। आपका ठीक क्या है यहाँ पर? एब्सोल्युटली आई थिंक सुरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे ऑटो एज अ सेक्टर आई थिंक रनअप काफी फास्ट हुई थी पोस्ट GST अनाउंसमेंट। हमने देखा कि मारुति हो या M&M हो, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इसकी ऑटो में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सेक्टर्स स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं, जैसे कि CV साइकिल इज डूइंग बेटर कंपेयर टू द PV पैसेंजर व्हीकल्स। तो हमें लग रहा है कि CV पे काफी फोकस करना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अशोक लीलैंड एक क्लियरली रिलेटिव टर्म्स में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो अशोक लीलैंड एक 190 के टारगेट के साथ देख सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इन और चैनल इज कि कहेंगे आप अगर ऑटो एंसिलरीज देखेंगे जैसे कि टायर स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छी तेजी देख सकते हैं, जैसे कि क्रूड के भाव भी आपके टूटे हुए हैं और रबर के प्राइस भी कहीं ना कहीं सॉफ्टन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टायर इज अ सेक्टर विच कुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि CATEC है जहाँ पे एक अच्छा पोस्ट रिजल्ट हमने एक अच्छी मोमेंटम देखी थी। 3700 से स्टॉक 4300 के आसपास आया था, वापस करेक्ट होकर 80% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है 37-38 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि C8 में हम 4300 का टारगेट के साथ देख सकते हैं। तो टायर स्पेस हो गया। वन मोर स्टॉक टू एड इज जमुना ऑटो, आई थिंक सो द वन। यहाँ पे ये स्टॉक ने काफी सालों से कुछ नहीं किया है, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक CV के काफी बिगेस्ट बेनिफिशियरीज है जमुना ऑटो। तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन 100 वीक EMA को भी काफी सपोर्ट देके जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे 152 के टारगेट के साथ हम जमुना ऑटो भी देख सकते हैं। रही बात केमिकल्स की, आई थिंक सो यस डेफिनेटली केमिकल एज अ स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से कुछ नहीं किया, 2 साल से स्टॉक हैज गॉन इनटू लॉन्ग कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज। यहाँ पे अगर टॉप पिक की बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि SRF है, जहाँ पे 3 साल से स्टॉक एक लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज में था और एक अच्छी हमने करेक्शन भी देखी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि SRF का करेक्टिव फेज सीम्स टू बी गेटिंग ओवर। एक अच्छी जैसे कि R30 में एक अच्छी डिमांड है गैस में और एक बड़ा पाइपलाइन भी उनका है जहाँ पे उन्होंने 30,000 मेट्रिक टन का एक नई कैपेसिटी ऐड की है। तो हमें लग रहा है कि SRF इज समथिंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज अमंग द केमिकल्स। यहाँ पे 3480 के टारगेट के साथ SRF भी देख सकते हैं। तो धर्मेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। 10 कदम ट्रेड में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आपके साथ जुड़ेंगे एक बार फिर से। आपको कोई भी प्रश्न हो जरूर पूछे टेरेस हॉटलाइन में। नमस्कार।